हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव सोशियोलॉजी में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था क्या है। अब जब प्राचीन समय में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, विशेषकर ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी। इसमें दो वर्ग थे। एक वर्ग तो वो था जिनके जो बहुत अधिक शक्ति संपन्न था, जिनके पास ज़मीन जायदाद धन दौलत प्रचुर मात्रा में थी और वो उच्च जाति से संबंध रखते थे। दूसरा वर्ग वो था जो निम्न जाति से संबंध रखते थे, जैसे कुम्हार, खाती या बढ़ई या फिर सुनार, लोहार, ये लोग थे। तो अब जजमान है वो क्या काम करते थे, इन लोगों से सेवाएं लेते थे। जैसे कुम्हार जजमान के लिए घड़े बनाने का काम करते थे, नाई बाल काट बनाने का काम करते थे, और जो बढ़ई है वो लकड़ी का काम उनके लिए करते थे, लोहार लोहे की चीज़ें उनके लिए बनाते थे। तो बदले में जजमान उन्हें क्या देते थे, कपड़े दे दिए, अनाज दे दिए या कोई और अन्य धन दौलत दे दी। इस तरह से जजमान के लिए वो सेवा करते थे। बदले में जजमान है वो उनको वस्तुएं या पारितोषिक या कोई इनाम देते थे। तो ये सेवा लेने और देने की जो व्यवस्था थी, इसी को एक जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। किन किन के बीच में थी, जजमान जो उच्च जाति का था और प्रजा जो निम्न जाति की थी। प्रजा को कमीन भी कहा जाता था। तो देखिए, जजमानी व्यवस्था किसे कहा जा गया है, सेवा देने वाले और सेवा लेने वाले के बीच जो आपसी घनिष्ठ संबंध पनपते थे। अब सेवा देने वाले कौन, जो निम्न जाति से थे, जिसको कमीन कहा जाता, जिनको प्रजा कहा गया। जैसे बताया ना आपको, कुम्हार, खाती, बढ़ई, नाई आदि। और सेवा लेने वाले कौन थे, ये जजमान थे, जो उच्च जाति से थे, जो समर्थ थे, जिनके पास ज़मीन जायदाद थी। तो इन दोनों के बीच में एक जजमान सेवा लेने का काम करते थे और जो कमीन या प्रजा है वो सेवा देने का काम करती थी। तो इनके बीच में घनिष्ठ संबंध बन गए थे, इसी जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। ये संबंध किन किन के बीच में थे, जजमान और प्रजा या कमीन। प्रजा को कमीन भी कहा जाता था। ये संबंध कैसे थे, पुश्तैनी थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। जैसे आज मान लो किसी निम्न जाति ने किसी उच्च जाति के व्यक्ति को अपना जजमान माना है, तो आने वाले समय में उसके जो संतानें हैं उसको वो जजमान उत्तराधिकारी के रूप में मिलता था। अब इस जजमानी व्यवस्था का लाभ क्या था कि व्यक्ति को रोजगार की चिंता नहीं थी, वो निश्चिंत रहता था और अपना कार्य जजमान के लिए करता रहता था। और सामाजिक सुरक्षा भी थी। जैसे कोई बीमार हो गया या शादी का आ गया या किसी की मृत्यु हो गई, किसी भी तरह का खर्चा लगता या कोई आपदा आती, उसमें जो जजमान है वो प्रजा या उस कमीन के लिए क्या करता था, एक संरक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में कार्य करता था। तो उन्हें किसी की तरह की कोई समस्या नहीं थी। परंतु इसके साथ साथ इसके नुकसान भी थे कि वो जो जजमान थे वो प्रजा का शोषण भी बहुत करते थे। उन्हें मेहनत ज़्यादा लेते थे, उनसे काम ज़्यादा लेते थे और उनको मेहनताना बहुत कम मिलता था। इसके अलावा यदि दो या दो से अधिक जजमान हो गए तो वो उनके साथ प्रजा के साथ मारपीट भी करते थे, उनके बच्चों का शोषण भी किया जाता था। तो इसके दोस्त भी थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, उदर्ग संबंध क्या थे। उदर्ग संबंध का मतलब ये होगा कि ये तो उच्च जाति का जजमान हो गया, मान लीजिए ये प्रजा हो गई यहाँ पर। अब जजमान और प्रजा के बीच में जो संबंध थे, जजमान और प्रजा के बीच में जो संबंध थे वो उदर्ग संबंध कहा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे एक जजमान उच्च जाति का ऊपर और प्रजा निम्न जाति की, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो संबंध क्या कहलाते हैं, उदर्ग संबंध कहलाते हैं। जजमानी व्यवस्था में दो उदर्ग या वर्टिकल भी इसको कहा जाता है, वर्टिकल रिलेशन। तो ऊपर से नीचे, क्योंकि जजमान संबंध डिसाइड करते थे किसके साथ, प्रजा के साथ। तो उदर्ग संबंध क्या थे, जजमान और प्रजा के बीच पाए जाने वाले संबंध उदर्ग संबंध कहलाते थे। दूसरे संबंध थे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज संबंध। वो तो जजमान और प्रजा के बीच में उदर्ग संबंध। तो क्षैतिज संबंध क्या हो गए, समान जाति वालों के बीच में। जैसे मान लीजिए हमने जिक्र किया था कुम्हार का, जो घड़े बनाने का काम करते थे प्रजा के लिए। तो अब कुम्हार जो कास्ट थी, उनके सदस्यों के जो आपस में संबंध थे वो क्या कहलाते थे, क्षैतिज संबंध। एक तो उसी जाति के सदस्यों के बीच में, दूसरा क्या हुआ, समान जाति, जैसे कुम्हार है इनके संबंध, यदि नाई कास्ट है उनके भी सदस्यों के साथ संबंध थे। तो वो कैसे संबंध थे, क्षैतिज संबंध थे, क्योंकि ये दोनों कास्ट भी क्या थी, सम्मान थी, या प्रजा के अंतर्गत ये दोनों कास्टें आती थी। इसी तरह से क्षैतिज संबंध एक जजमान का दूसरे जजमान के साथ संबंध था, वो भी किस में था, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब हो गया बराबर वाले के साथ संबंध। उदर्ग संबंध का मतलब क्या हो गया, ऊंच नीच के आधार पर जो संबंध थे वो। तो क्षैतिज संबंध का मतलब क्या हुआ, जो संबंध एक ही जाति के बीच विभिन्न जातियों, विभिन्न व्यक्तियों या समान जाति के व्यक्तियों के बीच पाया जाता है, उसे क्षैतिज संबंध कहा जाता है। मतलब बराबर वालों के बीच में है तो क्षैतिज संबंध।
ऊपर नीचे वालों के बीच में है तो उदर्घ संबंध, क्षैतिज को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रिलेशन। अब इसमें आप देखिएगा जो जजमानी शब्द है, यजमान शब्द बना है। यजमान किस भाषा का शब्द है? यजमान है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। जजमानी शब्द किससे बना है? यजमान। यजमान का मतलब क्या होता है? यज्ञ करने वाला। यज्ञ कौन करेगा? जो समर्थ होगा, उच्च जाति का होगा। तो यहाँ पर जजमान किसे माना गया? जो सर्वश्रेष्ठ है, जो उच्च है, जैसे ब्राह्मण हो गए या सवर्ण कास्ट के जो हो गए, उनको जजमान माना गया। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? अब ये देखिए, वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन। वस्तु का मतलब वस्तुओं का। तो यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन नहीं है। जैसे कि हमने बताया, जजमानी व्यवस्था ग्रामीण समाज की एक प्रमुख व्यवस्था है या रही है, और ये उस समय ज़्यादा प्रभावी रही जब मुद्रा का प्रचलन नाम मात्र का था या मुद्रा का अभाव था। तो वस्तु विनिमय के अंदर क्या होता है? मान लो किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए काम किया, मतलब उसको सेवा दी, तो वो बदले में सेवा ही देगा, या फिर अनाज दे देगा, या वस्तुएं दे देगा। मतलब वस्तु के बदले वस्तु, या वस्तु के बदले सेवा, या सेवा के बदले सेवा। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मुद्रा का प्रचलन है नहीं, आपके पास गेहूं है, आपको बाजरा चाहिए, तो आप क्या करोगे? जिसके पास गेहूं है उसको बाजरा ले, आपको चाहिए बाजरा, आपके पास गेहूं है, तो आप जिसके पास बाजरा है उसको आप गेहूं ले जाकर दोगे, और बदले में क्या ले आओगे? बाजरा ले आओगे। तो जिसके पास गेहूं नहीं था उसको गेहूं मिल गया, बाजरा नहीं था उनको बाजरा मिल गया। मतलब मुद्रा का कहीं रोल नहीं रहा ना। किसका रोल था? वस्तु के बदले वस्तु, या फिर सेवा के बदले सेवा। मतलब आज किसी ने यदि मेरे खेत में काम किया है, तो कल मैं उसको उसके खेत में काम करवा दूंगा, या फिर उस काम के बदले में उसे कुछ अनाज या अन्य वस्तुएं, कपड़े आदि दे दूंगा। तो वस्तु विनिमय का मतलब ये हुआ। अब इसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं है। इसमें प्राय मुद्रा के चलन का अभाव पाया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु के बदले वस्तु या सेवा के बदले सेवा प्रदान करता है, इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। वस्तु के बदले वस्तु भी हो सकता है, वस्तु के बदले सेवा भी हो सकता है, सेवा के बदले वस्तु भी हो सकता है, लेकिन मुद्रा का यहाँ पर रोल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट। तो डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट पुस्तक है, ये राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। इसे R.K. मुखर्जी भी कहा जाता है, और इन्होंने मूल्यों का सिद्धांत दिया था, सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत। लखनऊ विश्वविद्यालय से ये संबंधित है, मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्य किया था। G.S. घुरिये के उत्तराधिकारी ये थे। इसके बाद है पितृवंशीय, पैट्रीलिनल, पितृसत्तात्मक, पैट्रियार्कल, और पितृस्थानिक, पैट्रीलोकल का क्या अर्थ है? अब देखिए, ये जो संयुक्त परिवार के वर्गीकरण है, पितृवंशीय का मतलब क्या होगा? जब परिवार का जो बंटवारा है वो वंश के आधार पर किया जाए। जैसे पितृवंशीय संयुक्त परिवार, मातृवंशीय मैट्रिनियल। पितृवंशीय कौन से होंगे? जिसमें वंश है वो पिता के आधार पर चलेगा, पिता के बाद उसका लड़का उत्तराधिकारी होगा, फिर उसका लड़का उत्तराधिकारी होगा। जैसे नाम, आज जो पितृवंशीय परिवार में संतान किसके नाम से जाना जाता है? पिता के नाम से। और मातृवंशीय इसका एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। पितृसत्तात्मक का क्या होगा? जिस संयुक्त परिवार में सत्ता किसकी चलती है? पिता की। पिता का मतलब क्या हो गया? पुरुष की। और पिता के बाद उसका बेटा होगा, इसका मतलब उत्तराधिकारी है वो पुरुष के आधार पर आगे से आगे चलता रहेगा। निर्णय पिता के द्वारा लिया जाता है। और इसका क्या होगा? मातृसत्तात्मक इसका ऑपोजिट होगा, जो कि केरल के अंदर गारी खासो जनजाति है उनके अंदर पाया जाता है। पितृस्थानिक, अब भारत के अंदर ज़्यादातर जो परिवार है, संयुक्त परिवार है, ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं हैं ये, वो पितृवंशीय है, पितृसत्तात्मक या पितृस्थानिक है। पितृस्थानिक का मतलब क्या हुआ? पिता का स्थान। पैट्रीलोकल, इसका मतलब क्या हो? लड़की को शादी के बाद जब लड़के के साथ पिता के घर या लड़के के घर जाकर रहने लग जाती है, तो इसको पितृस्थानिक कहते हैं। मातृस्थानिक में क्या होगा? जब लड़की शादी के बाद है वो लड़का है वो लड़की के घर रहना शुरू कर देगा, वो मातृस्थानिक होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इनका पितृवंशीय है जहाँ वंश पिता के नाम से चलता है। मातृवंशीय संयुक्त परिवार हो गए तो जहाँ वंश है वो माता के नाम से चलता है। और पितृसत्तात्मक जहाँ सत्ता पिता के पास होती है। मातृसत्तात्मक में क्या होगा? जहाँ सत्ता माता के पास होगी। इसका मतलब हो गया संतान। अब पितृवंश और पितृस्थानिक में जहाँ विवाह के पश्चात पत्नी अपने पति के घर जाकर रहती है और उनकी संतान भी वहीं रहती है। लेकिन यदि मातृसत्तात्मक होगी तो जो शादी के बाद लड़का है वो लड़की के घर जाकर रहेगा। अब ये जो पितृसत्तात्मक पितृवंशीय है, इसके अंदर क्या होता है? जो मातृसत्तात्मक है उसके अंदर क्या होता है? जो परिवार है वो किससे बनता है? लड़की, उसके बच्चे, भाई बहन, मतलब लड़की के भाई बहन। और जैसे पितृसत्तात्मक में किससे बनते हैं? लड़का,
उसके भाई बहन, तो लड़के का रोल रहता है और उसमें किसका रोल रहता है, लड़की का और लड़की के मायके का रोल रहता है। और पितृसत्तात्मक में लड़के का और लड़के के मायके का। जैसे भारत के अंदर हम देखें ज़्यादातर परिवार है वो कैसे हैं, पितृसत्तात्मक है। तो यहाँ पर पिता हो गया, उसकी संतान हो गई, उनके बच्चे, मतलब उनको मिलाकर एक परिवार बनता है। लेकिन मातृसत्तात्मक में क्या होगा, माता, माता के भाई बहन और उनके बच्चे वहाँ पर परिवार के अंदर शामिल होंगे। अब पितृसत्तात्मक के जनक कौन थे, पितृसत्तात्मक है पैट्रियर्कल है, इसके जो जनक है वो कौन थे, सर हेनरी मैन थे। मातृसत्तात्मक के मैट्रियार्कल के जो जनक कौन थे, मैट्रियार्कल के जनक थे ब्रीफोल्ट मातृसत्तात्मक के जनक थे। केरल में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार को किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, केरल में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, इसमें जाना जाता है थारवाड या तारवाड। ध्यान रखना, थारवाड या तारवाड क्या है, ये भी आ सकता है। तो ये क्या है, केरल के मातृसत्तात्मक परिवार है। मतलब इन परिवारों में जो लड़की है वो शादी के बाद अपने घर रहती है, लड़का लड़की के घर रहता है, लड़की का परिवार लड़की के भाई बहन और उसके बच्चों से बनता है। गारो और खासी जनजाति के लोग हैं, ये मातृसत्तात्मक परिवारों को मानते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार यहाँ की विशेषता है। इसके बाद है तारवाड़ या थारवाड़, जो कि केरल के अंदर मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार है। उसमें कर्ता को क्या कहा जाता है, जैसे जो पितृसत्तात्मक परिवार है उसमें कर्ता को मुखिया कहा जाता है। जैसे अपने घरों में कर्ता है, मुखिया पिता है, उसको परिवार का मुखिया बोलेंगे। तो तारवाड़ या थारवाड़ जो मातृसत्तात्मक परिवार है उसमें कर्ता को क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे काणवती। क्या बोलेंगे, काणवती। ध्यान रह जाएगा ना। इसके बाद है मिताक्षरा संयुक्त परिवार के जनक कौन से, ये संपत्ति के आधार पर परिवारों को संयुक्त परिवारों को दो भागों में बांटा है। एक तो मिताक्षरा संयुक्त परिवार, एक दाय भाग संयुक्त परिवार। अब मिताक्षरा संयुक्त परिवार है, इसमें क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जब माँ के गर्भ में होता है उसी समय वो उत्तराधिकारी का हिस्सेदार बन जाता है। वो किसी भी समय अपना जो संपत्ति है उसका मांग कर सकता है। पिता है वो संपत्ति को बेच नहीं सकता, वो केवल संरक्षक मात्र होता है मिताक्षरा संयुक्त परिवार में। और इसका उत्तराधिकारी का निर्धारण कैसे होगा, पिता के बाद पुत्र, पड़पोत्र, और उसके बाद जो उस परिवार में यदि कोई विडो औरत है तो वो, उसके बाद अनमैरिड लड़की है तो वो, और सबसे लास्ट में मैरिड लड़की, यहाँ पर उत्तराधिकारी की भागीदारी होती है। मिताक्षरा संयुक्त परिवार के जनक है विज्ञानेश्वर महाराज हैं। मिताक्षरा संयुक्त परिवार के प्रवर्तक कौन है, विज्ञानेश्वर महाराज। और मिताक्षरा संयुक्त परिवार का आधार क्या है, मतलब किस में से ये लिया गया है, तो ये एक है याज्ञवल्क्य स्मृति। मिताक्षरा संयुक्त परिवार का आधार क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके बाद दाय भाग संयुक्त परिवार के जनक कौन है, मिताक्षरा संयुक्त परिवार में क्या था कि उत्तराधिकारी, बच्चा जन्म के समय उत्तराधिकारी का हिस्सेदार हो जाता है, वो संपत्ति की मांग कर सकता है, पिता संपत्ति को बेच नहीं सकता। दाय भाग से याद रखेंगे, दाय दाग, दाग का मतलब अंतिम संस्कार। इसमें पिता का जब अंतिम संस्कार हो जाता है उससे पहले बच्चा है वो संपत्ति की मांग नहीं कर सकता। लेकिन जब पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो उत्तराधिकारी का उसमें संपत्ति का बंटवारा पिता पुत्र के या वो उत्तराधिकारी बन जाता है संपत्ति का। दाय भाग संयुक्त परिवार के जनक कौन है, जीमूत वाहन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाय भाग संयुक्त परिवार के जनक जीमूत वाहन है। और अपना एक क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में संपत्ति के उत्तराधिकारी का निर्धारण किस अधिनियम के अनुसार होता है। वर्तमान में भारत में संपत्ति के उत्तराधिकारी का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है, तो किस नियम के अनुसार होता है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार होता है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है, जो जजमान है वो संस्कृत भाषा, इसमें आपको क्वेश्चन लिखना है, मिताक्षरा संयुक्त परिवार है उसके जनक कौन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।